संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, धारा 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, जिसकी युवा शक्ति, नारी शक्ति, समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए खड़ी हो। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जहां कोई भी गरीब ना हो। मुर्मू ने कहा कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है। देश को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 से 2023 का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश कर दिया है। सर्वे में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2022 से 2023 में 7% की तुलना में 2023 और 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। 2021 से 2022 में अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ी थी। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि पीपीपी यानी क्रय शक्ति समानता के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार देखा जा रहा है और कोरोना काल में जो नुकसान हुआ था काफी हद तक उसकी भरपाई कर ली गई है। साथ ही जो विकास के काम रुके हुए थे उन्हें फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं यूएस की केंद्रीय बैंक फेड द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना के साथ रुपए की गिरने की चुनौती बनी हुई है। महामारी से भारत की रिकवरी अपेक्षाकृत जल्दी हुई है और इसे घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारतीय उप महाद्वीप और भारत प्रशांत मामलों पर चर्चा हुई। वहीं जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज अमेरिका के राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड से मिलकर खुशी हुई और भारतीय उप महाद्वीप, भारत प्रशांत और हमारे संबंधों में कई पक्षों पर अच्छी बातचीत हुई। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अपनी भारत यात्रा के दौरान न्यूलैंड अमेरिका भारत वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्श का नेतृत्व करेंगी, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की पूरी श्रृंखला शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने यूएस के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिले से आज मुलाकात की। इसी बीच भारतीय दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर एक उपयोगी चर्चा की गई। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और जेक सुलिवान से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद ये वार्ता दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर कोलकाता हवाई मार्ग का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जमशेदपुर कोलकाता मार्ग का उद्घाटन किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। इससे स्थानीय लोगों को बहुत मदद मिलेगी और इससे छोटे शहरों से बड़े शहरों तक लोग आसानी से जा पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा में हिंदुओं के गौरीशंकर मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और भारत विरोधी चरित्र बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कनाडा के ब्रैम्पटन प्रांत में ये घटना हुई है। वहीं इस हमले के पीछे खालिस्तान समर्थकों का हाथ माना जा रहा है। इस बीच टोरंटो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक बयान जारी करके ब्रैम्पटन में गौरीशंकर मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने एक बयान जारी करके कहा है कि इस घृणित कृत्य से कनाडा में भारतीय समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। हमने कनाडा के अधिकारियों के साथ इस मामले पर अपनी चिंताओं को उठाया है। इसके अलावा ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी मंदिर को विकृत करने की निंदा की और साथ ही बताया कि कनाडा के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में हुए आत्मघाती धमाके में अब तक कम से कम 83 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 से अधिक अन्य घायल हैं।
150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की वजह से शहर के अस्पतालों में खून की भारी कमी हो गई है। इस बीच अस्पताल प्रशासन लगातार लोगों से रक्तदान की अपील कर रहे हैं। बता दें, पेशावर की एक मस्जिद में सोमवार को दोपहर की नमाज के दौरान एक तालिबानी आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया था। बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी पहले टीटीपी ने ये कहते हुए ली कि ये आत्मघाती हमला अफगानिस्तान में पिछले वर्ष अगस्त में मार दिए गए टीटीपी कमांडर उमर खालिद खुर्सानी की मौत का बदला है। लेकिन बाद में टीटीपी अपनी बात से मुकर गई और कहा कि वह मस्जिद जैसी जगहों पर ऐसे हमले नहीं करता। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। बता दें कि रेड्डी मंगलवार को मार्च में विशाखापट्टनम में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने ये घोषणा की है। जगन रेड्डी ने कहा, यहाँ मैं आपको विशाखापट्टनम में आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश की राजधानी होगी। बता दें कि राज्य सरकार 3 और 4 मार्च को विशाखापट्टनम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न कंपनियों से इस समिट में हिस्सा लेने और प्रदेश में निवेश करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगी। योगी ने कहा कि प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने का एक बड़ा रास्ता बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए यूपी का बजट जनता की अपेक्षा के अनुरूप होगा और बजट में प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास और निवेश नीतियों को भी जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार फार्मा, लॉजिस्टिक, फिनटेक, मेडिकल डिवाइस पार्क, फूड प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन एनर्जी, नवीनीकृत ऊर्जा में निवेशक बड़े निवेश के प्रस्ताव दे रहे हैं। जोशीमठ शहर के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की दिशा में धामी सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही है। पुनर्वास के लिए 3 विकल्पों पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई, जिसमें प्रभावित भूभवन स्वामियों का 1 टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। प्रभावितों को भूमि के सापेक्ष घर बनाने के लिए अधिकतम 100 वर्ग मीटर की भूमि दी जाएगी और पुनर्वास के लिए चिन्हित स्थान पर 75 वर्ग मीटर में डुप्लेक्स भवन का निर्माण कर सरकार देगी, जिसके लिए आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर सिन्हा के अनुसार समिति ने आपदा प्रभावितों के क्षतिग्रस्त भवनों के लिए मुआवजे की दर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों के आधार पर रखने पर सहमति दी है। वहीं अब प्रभावितों के पुनर्वास के लिए मुआवजे की दरों के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा, जो इस बारे में निर्णय लेगी। साथ ही कैबिनेट ये भी तय करेगी कि किस वर्ष के सर्कल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाना है। हरियाणा सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में ही प्रदेश के वोकेशनल टीचर्स को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने मंगलवार को हरियाणा के वोकेशनल टीचर्स की सैलरी में 5% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। बता दें, इस घोषणा से पहले वोकेशनल टीचर्स को हर माह 30,500 रुपए मानदेय दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 32,025 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। हालांकि इस फैसले पर 1 अप्रैल 2023 से अमल होगा। भारत में महंगाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि भारत की मौजूदा महंगाई दर 31 मार्च तक 6.8% से गिरकर 5% पर आ सकती है। इसके बाद भी महंगाई में गिरावट जारी रहेगी। वहीं IMF के अनुसंधान विभाग के डिवीजन प्रमुख डैनियल लेह ने कहा कि 2024 तक इसके 4% पर जाने की भी उम्मीद है। साथ ही IMF की ओर से जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2023 से 2024 में भी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनी रह सकती है। देश के कृषि क्षेत्र में 6 वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 2023 में कहा गया कि इसने कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र को देश के समग्र विकास व खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा हाल के वर्षों में देश कृषि उत्पादों के निर्यातक के रूप में उभरा है, जिससे निर्यात 2021 से 2022 में 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड को पार कर गया है।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा है तब से ही वो शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सूर्य कुमार आए दिन एक न एक रिकॉर्ड अपने नाम करते रहते हैं। अब उन्होंने मैन ऑफ द मैच जीतने के मामले में पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी और मौजूदा ओपनर मोहम्मद रिजवान को पछाड़ दिया है। सूर्य कुमार T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच जीतने के मामले में चौथे नंबर पर आ गए हैं। बता दें, इसके आगे रोहित शर्मा 12 मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। वहीं अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी 13 मैन ऑफ द मैच के साथ दूसरे और विराट कोहली 15 मैन ऑफ द मैच के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं।